I am the host of the webinar, which is Breast Cancer Awareness, which is organized by the collaboration of Urban Unicorn Pakistan and Nutri Wellness Club. As per the introduction of Urban Unicorn Pakistan and Nutri Wellness Club, these are the non-profit organizations for working for the welfare of the mankind. The ultimate goal is to spread awareness in the society about the nutrition and cope up with nutritional deficiencies in the society. For the achievement of this goal, we are arranging these sessions with the best guest speakers. Our guest speakers of today's webinar is Dr. Aruj Ramzan in this virtual room. As per the introduction of Dr. Aruj Ramzan is MBBS, FCPS, Gynae MRCOG1, working as consultant as obstetrician and gynecologist at Milan Hospital, Bahawalpur. Dr. Aruj, we are happy to have you with us and inshallah we will learn a lot from you. Dr. Aruj, the floor is all yours. Kindly bless us with precious knowledge. Thank you so much for inviting me. As you all know, अक्टूबर का महीना जो है वो पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के मुतालिक मनाया जाता है। सो आज हम भी कोशिश करेंगे कि इस स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम कुछ बेसिक सी बातें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम अपनी आम खवातीन जो हैं उसके अंदर उनके अंदर कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि ये बीमारी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और अगर किसी के अंदर इस तरह के कोई सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस बात के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैंसर है क्या चीज। हमारे जिस्म के अंदर लातादाद सेल्स हैं जो कि अपनी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के तहत रीजनरेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और इसी तरह से वो खत्म हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के तहत, और इसका एक स्पेसिफिक कंट्रोल है। अगर ये कंट्रोल कहीं पे भी अनकंट्रोल हो जाता है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये क्या करेगा कि अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू कर देते हैं सेल, और ये अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो कैंसर क्रिएट करेगी। अगर यही अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो आपके ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर हो रही है तो वो ब्रेस्ट कैंसर क्रिएट कर रही है। ब्रेस्ट क्या चीज है? ब्रेस्ट एक्चुअली जो है इंसानी जिस्म के अंदर एक ग्लैंड है जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन मेल्स के अंदर ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, नॉन फंक्शनल है। फीमेल्स के अंदर इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद बेबी के लिए मिल्क को प्रोड्यूस करना। ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, अगर उनके अंदर सेल्स के अंदर कोई अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है तो वो ब्रेस्ट कैंसर को प्रोड्यूस करेगी। हम एक ओवरऑल रिव्यू देख लेते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक साल के अंदर तकरीबन 1 मिलियन लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के कैंसर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, और जिसमें से 18% कैंसर जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। अगर हम सिर्फ खवातीन के स्टैट्स देखें तो औरतों के अंदर पूरी दुनिया में सबसे कॉमनेस्ट जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर यूके में देखें तो हर 8 में से एक खातून के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क पाया जाता है, और उनमें से 3% खवातीन ऐसी हैं जिनकी इस कैंसर की वजह से डेथ हो सकती है। यही स्टैट्स अगर हम अपने मुल्क के ऊपर अप्लाई करें और उसको देखें तो सिर्फ 2020 के साल के दौरान हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 36,000 खवातीन ऐसी थीं जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ एट डिफरेंट स्टेजेस, और उनमें से 13,000 औरतें जो हैं इसी बीमारी की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई 2020 के दौरान। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, और आज की इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि हमारी खवातीन के अंदर इस बीमारी के मुतालिक जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि इसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर डायग्नोज कर सकें और इसको ट्रीट कराया जा सके। इस बीमारी के मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसको आप अर्ली स्टेजेस के ऊपर डायग्नोज करने में कामयाब हो जाएं तो इसके 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर स्टेज 1 या 2 के ऊपर किसी खातून के अंदर ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसको फर्दर सर्जरी और कुछ ट्रीटमेंट्स के जरिए इस हद तक क्योर किया जा सकता है कि वो एक बहुत नॉर्मल लाइफ गुजार सकती है। हमारे पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं उसमें हर 9 में से एक खातून के अंदर ये कैंसर पाए जाने का रिस्क है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम गौर करते हैं कि इस कैंसर की एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर इस कैंसर के होने का रिस्क
जो है वो सबसे ज्यादा है। अमूमन ये एक कॉन्सेप्ट है कि ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जो है वो ओल्ड एज की बीमारी है, और 75% जो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे ब्रेस्ट कैंसर के साथ वो 50 साल की उम्र से ज्यादा की खवातीन होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसको अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज कर लें, वट एवर द एज ऑफ द पेशेंट इज, 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 98% है। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। एक तो ये है कि स्पोरेडिक कैंसर है। स्पोरेडिक कैंसर ऐसे होते हैं कि जो आपकी जनरल पॉपुलेशन के अंदर पाए जा रहे हैं, उसके कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो दूसरी टाइप है, ये जो स्पोरेडिक टाइप है ये मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। इसके अंदर प्रेजेंट करने की जो मीन एज होगी वो 61 ईयर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी ये ओल्ड एज की बीमारी है। दूसरी जो टाइप है वो ऐसी है जिसके अंदर आपके पेशेंट्स में कोई जेनेटिक म्यूटेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। जेनेटिक म्यूटेशन में ये जो जेनेटिक म्यूटेशन के साथ प्रेजेंट करेंगे ये 5 to 10% ऑफ द केसेस होंगे। और इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि म्यूटेशन जो है वो BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स की म्यूटेशन होती है। ये इस तरह की म्यूटेशंस हैं जो आपके अंदर ब्रेस्ट और ओवरीज के कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ा देती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगा? कैंसर तो वो डेवलप करेंगे लेकिन उनकी जो मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अर्लियर पे शिफ्ट हो जाती है। यानी कि ये वाले पेशेंट्स जो हैं वो 40 से 45 साल की उम्र में आपके पास ब्रेस्ट कैंसर के साथ आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब आज के डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि वो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि किसी के अंदर पाए जाएंगे तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो ज्यादा होगा। इसके रिस्क फैक्टर्स में भी दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। एक ऐसे हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि अगर उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपका रिस्क जो है वो प्रीवियस स्लाइड प्लीज। अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका जो है रिस्क वो कम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अनमॉडिफाइबल में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो पेशेंट की जेंडर है। लाइक फीमेल, अगर कोई फीमेल मेल और फीमेल में से अगर कंपेयर किया जाए तो फीमेल्स के अंदर इसका रिस्क ज्यादा है। प्लीज प्रीवियस स्लाइड। पिछली स्लाइड। जी हाँ। You are moving slides very quickly. Please, previous slide. I'm discussing the risk factors. Previous, please, previous. Pichli, exactly. Stay here. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि फीमेल होना और उसके बाद ओल्डर एज ग्रुप में होना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फिर ऐसी खवातीन जिनके अंदर पीरियड्स जो हैं वो अर्ली एज में स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक जिनको 12 साल से पहले माहवारी आना शुरू हो जाती है और फिर बहुत लेट तक चलती रहती है, लेट मीनोपॉज जिनमें हो रहा है, वो उनके अंदर ज्यादा रिस्क है कि वो डेवलप कर सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद एक और रिस्क फैक्टर है कि जो खवातीन फर्स्ट प्रेगनेंसी को डिले करती हैं, फॉर एग्जांपल 35 साल की उम्र तक पहला बच्चा पैदा नहीं किया या इंटेंशनली डिले कर रही हैं, तो उनके अंदर इसका रिस्क ज्यादा है। इसके अलावा कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें तो बीइंग ओवरवेट, अगर कोई खातून जो है वो ओवरवेट है या ओबीज है तो उसके अंदर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत थोड़ा बहुत जो इफेक्ट है वो रिस्क काज करते हैं। उसमें HRT का यूज है, मींस के जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हम देते हैं ऐसी खवातीन जो मीनोपॉजल खवातीन के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हैं रिस्क को। या कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं वो भी थोड़ा बहुत इसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा डाटा मौजूद नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए। नाउ प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो मेल और फीमेल दोनों में मौजूद है। मेल्स के अंदर ये रूडिमेंट्री है। इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट
कैंसर जो है वो एक्सक्लूसिवली फीमेल्स की बीमारी नहीं है, ये मेल्स में भी हो सकती है। लेस देन 1% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर जो हैं वो आपको मेल्स में मिलेंगे। और मेल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होगा वो म्यूटेशन है, अगेन BRCA1 and 2 म्यूटेशन। अगर किसी के अंदर BRCA1 म्यूटेशन है तो उसके अंदर 1% रिस्क है मेल के अंदर कि वो 70 साल की उम्र तक जो है ये कैंसर डेवलप कर ले। और जिसके अंदर BRCA2 म्यूटेशन है तो उनके अंदर 6% रिस्क है कि वो ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये इस डिजीज के साथ हमारे पास मेल पेशेंट्स भी आ सकते हैं। ये स्लाइड जो है ये आपको शो कर रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है वो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब आज की जो डिस्कशन है उसके अंदर हम ये आपको बताएंगे कि आपके अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर की कोई सिम्टम्स हैं तो वो क्या क्या प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं जिसके साथ कोई पेशेंट आपके पास आएगा, या अगर कोई खातून अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही हैं तो उन्हें अपने अंदर कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स को देखना है। सबसे ज्यादा कॉमनली जो प्रेजेंटेशन इस कैंसर की होती है वो लंप है कि छाती के अंदर आपको कोई रसोली या गिल्टी महसूस हो रही है। इसके अलावा स्किन चेंजेस हो सकती हैं, आपके ब्रेस्ट के स्किन के अंदर कोई कलर की चेंज आ गई है, कोई अपीयरेंस की चेंज आ गई है, कोई डिम्पलिंग महसूस हो रही है आपको स्किन के ऊपर, और कोई विजिबली कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो बहुत रैपिडली डेवलप हो रही हैं, लाइक इन वीक्स और मंथ्स आपकी ब्रेस्ट में कोई चेंजेस आपको नजर आने शुरू हुई हैं। आपके निप्पल के अंदर कोई पेन हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। निप्पल में से डिस्चार्ज हो सकता है। अच्छा, जो ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर हैं, बच्चे को फीड करवा रही हैं, उनके अंदर अगर कोई मिल्की डिस्चार्ज है तो वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर कोई ब्लड मिक्स डिस्चार्ज उसमें से आ रहा है तो दैट इज वरीसम एंड यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। अगर निपल्स के ऊपर आपको कोई जख्म महसूस होते हैं या ब्रेस्ट के ऊपर ओवरऑल आपको कोई अल्सर या जख्म होता हुआ महसूस हो, या इसके अलावा ब्रेस्ट के अलावा जो आपके आर्म पिट्स हैं या उसके अंदर भी आपको कोई लिम्फ नोड या कोई स्वेलिंग जो है वो महसूस हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। दिस इज द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के आपको ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस जो हैं वो नजर आ सकती हैं। ब्रेस्ट के स्किन के अंदर कोई चेंज नजर आ रही है, निपल के अंदर कोई चेंज नजर आ रही है, कोई डिस्चार्ज नजर आ रहा है, कोई विजिबल स्वेलिंग है, या फिर निपल की कोई रिट्रैक्शन है या इन्वर्टेड निपल आपको अगर महसूस हो रहा है, तो ये इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स और साइंस हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके। इस बीमारी के मुतालिक जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आप इसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर डायग्नोज करने में कामयाब हो जाएं तो इसको टोटली क्योर किया जा सकता है। और इसके डायग्नोसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है और जिसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन का एम्फेसिस रहेगा वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट प्लीज। सेल्फ एग्जामिनेशन के जो हैं क्या फायदा होगा। अगेन वही फायदा है कि आपको अगर अपने ब्रेस्ट के अंदर किसी किस्म की भी कोई चेंजेस नजर आ रही हैं तो आप अर्ली डॉक्टर के पास प्रेजेंट करेंगे। अर्ली स्टेज के ऊपर आपका कैंसर जो है वो डायग्नोज अगर हो जाता है तो उसको टाइमली और कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के अंदर जो सबसे बड़ा हर्डल है वो ये है कि खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की डिस्कशन के मुतालिक या किसी के साथ शेयर करते हुए शर्माती हैं, या फिर डॉक्टर के पास जाते हुए शर्माती हैं कि हम अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहते। यही सबसे बड़ी वजह है कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये अर्ली स्टेजेस के अंदर आप डायग्नोज नहीं कर पाते, और जब वो प्रेजेंट करती हैं तो वो ऑलरेडी जो है वो लिम्फ नोड्स को या अदर ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर चुका होता है, जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज ये निकलते हैं कि आप उसको कंप्लीटली मैनेज क्योर नहीं कर सकते। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो आपके इस डायग्नोसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम डिटेल में ये देखेंगे कि उस एग्जामिनेशन के अंदर आपको करना क्या है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इंस्पेक्शन है और दूसरा पैल्पेशन है। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है कि आप वर्चुअली आप
मिरर के सामने खड़े हैं और अपने आप को सिर्फ देख के एग्जामिन कर रहे हैं कि आपको कोई abnormality नजर आ रही है या नहीं। इसके अंदर आप क्या क्या देखेंगे? आप अपने ब्रेस्ट का शेप देखेंगे, वो राउंडेड है या कोई आपको डिम्पलिंग या कोई रिट्रैक्शन या कोई मैस, कोई स्वेलिंग तो महसूस नहीं हो रही है। इसके ऊपर आपको कोई स्ट्राया नजर आने लगे या फिर आपके निप्पल में से कोई abnormal डिस्चार्ज नजर आने लगे या एक्सिला के अंदर आपको कोई विजिबल स्वेलिंग अगर नजर आए तो ये आपने इंस्पेक्शन में नोटिस करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो सेल्फ एग्जामिनेशन का है वो है पैल्पेशन। पैल्पेशन का क्या मतलब है कि आप अपने हाथ के साथ उसको फील कर कर देखेंगे कि आपको फील करने के ऊपर कोई नॉर्मेलिटी महसूस होती है या नहीं होती। ठीक है। इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि अपने हाथ के दरमियानी जो 3 उंगलियां हैं उसके साथ आप उसको महसूस करेंगे। आपने ब्रेस्ट की फर्मनेस को देखना है। आपने महसूस करना है कि कोई गिल्टी, कोई मूव होने वाली या फिक्स्ड गिल्टी आपको महसूस हो रही है, कोई आपको दर्द महसूस हो रही है हाथ लगाने के ऊपर, निप्पल्स के अंदर कोई पेन है, कोई डिस्चार्ज है या एक्जिला के अंदर आपको कोई पैल्पेबल कोई लिम्फ नोड जो है वो पैल्पेट हो रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात जो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वो ये है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है ये करना किस टाइम के ऊपर है। जो कि खवातीन जो यंग लेडीज हैं और जो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं उनके लिए ये है कि आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने पीरियड्स, जब आपको पीरियड्स आए तो खत्म होने के फौरी बात करना है और हर महीने आप अपने पीरियड्स के बाद अपना एग्जामिनेशन करेंगी। और ऐसी खवातीन जो ओल्डर हैं जिनको पीरियड्स आना बंद हो चुके हैं वो अपना एग्जामिनेशन के लिए हर महीने की एक स्पेसिफिक डेट फिक्स करेंगी और उसी तारीख के ऊपर हर महीने अपना एग्जामिनेशन करेंगी। अभी अभी हम ये देख रहे हैं, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए। अभी हम इंस्पेक्शन के बारे में गौर कर रहे हैं कि आपने इंस्पेक्शन में क्या करना है। अपने आप को अनड्रेस करें और मिरर के सामने खड़े हो जाएं। पहले अपने दोनों बाजू अपने जिस्म के साथ लगा कर रखें और देखें कि आपको विजुअली दोनों ब्रेस्ट के साइज में, शेप में कोई डिफरेंस तो महसूस नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट टर्न होकर भी आप इसको देखेंगे, कोई प्रोमिनेंट वेन्स हैं, कोई स्ट्राया हैं, कोई डिस्चार्ज है निप्पल में से, कोई प्रोमिनेंट स्वेलिंग आपको नजर आ रही है तो आप उसके बाद उसको नोटिस कर लें। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपने ये एग्जामिनेशन ड्यूरिंग शॉवर नहीं करना। लाइक सोपी हैंड्स जो हैं वो इजीली स्लिप हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन करते हुए, तो आपकी जो स्वेलिंग है या गिल्टी है उसको मिस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहला आपने एग्जामिनेशन किया है, स्ट्रेट बाजू रखे हैं। दूसरा आप बेंड फॉरवर्ड करके देखेंगे। बेंड फॉरवर्ड करके भी आपने यही सारी चीजें अपने विजुअली जो है वो इंस्पेक्ट कर लेनी है। बेंड फॉरवर्ड करने के बाद, बेंड फॉरवर्ड करते हुए आपने ये भी देखना है कि दोनों ब्रेस्ट जो हैं वो इजीली एंड फ्रीली हैंगिंग हैं, कोई फिक्सिटी तो महसूस नहीं हो रही है आपको चेस्ट वॉल के साथ। और तीसरी पोजीशन जो होगी वो ये है कि आप अपने बाजुओं को अपने सर के ऊपर ले जाके, जैसे कि इस तस्वीर में शो किया हुआ है, उस तरह करके राइट एंड लेफ्ट टर्न करके आप अपने दोनों ब्रेस्ट को कंप्लीटली इंस्पेक्ट करेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकंड पार्ट जो है आपके एग्जामिनेशन का वो है पैल्पेशन। पैल्पेशन जो है वो आपने 2 पोजीशंस के अंदर करनी है। एक पोजीशन आपकी स्टैंडिंग है और एक जो है वो आपकी लाइंग पोजीशन है। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जैसे कि ये तस्वीर में शो किया हुआ है, आप अपने बाजू को सर के ऊपर ले जाएंगे। आपने राइट ब्रेस्ट को अगर एग्जामिन करना है तो राइट बाजू आपने ऊपर ले जाना है और लेफ्ट हैंड जो है उसकी दरमियान वाली 3 उंगलियों के साथ आप सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन करना। फर्मली उसको प्रेस करेंगे और सर्कुलरली आप अपने निप्पल से स्टार्ट करते हुए पूरे ब्रेस्ट को जो है वो एग्जामिन कर लेंगे। और उसके बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद आपने इन्हीं फिंगर्स के साथ अपने एक्सिला में भी एग्जामिन कर लेना है कि उसके अंदर आपको कोई लिम्फ नोड या कोई स्वेलिंग आपको अगर महसूस हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, दूसरी पोजीशन जो है पैल्पेशन की वो है लाइंग पोजीशन। लाइंग पोजीशन के अंदर आप कंफर्टेबली बेड के ऊपर लेटेंगे। अगर आपको राइट साइड के ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है तो आप अपने राइट शोल्डर के नीचे कोई तकिया या कोई टॉवल रख लें और अपना जो दायां बाजू है वो अपने सर के नीचे रख लीजिए।
उसके बाद आप उसी तरह से जैसे आपने स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर 3 उंगलियों के साथ अपने ब्रेस्ट को फर्मली प्रेस करके और राउंड मूवमेंट्स के साथ एग्जामिन किया था, उसी तरह से आप इसको सेंटर से स्टार्ट करें और सर्कुलरली मूव करते हुए पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। इसके अंदर देखें कि आपको किसी किस्म की कोई टेंडरनेस या कोई स्वेलिंग, कोई ऐसी स्वेलिंग जो फिक्स्ड है या कोई मूव करती हुई स्वेलिंग आपको महसूस होगी। और ये लाइंग पोजीशन के अंदर जो स्वेलिंग्स होती हैं, जो डीप होती हैं, यूजुअली स्टैंडिंग पोजीशन में पल्पेट नहीं होती, वो लाइंग में ज्यादा इजीली पता चल जाता है। इसी तरह आपने राइट साइड का एग्जामिनेशन कंप्लीट, आपने लेफ्ट करना है और अपने एक्सिला को भी आपने इसी तरह 3 उंगलियों की मदद से पल्पेट कर लेना है डिटेल के साथ। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है। अब ये तो था कि पेशेंट अपने आप को खुद एग्जामिन कर रहे हैं और अगर उनको उसके पास उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई स्वेलिंग नजर आ जाती है, कोई मिल जाती है एबनॉर्मेलिटी, तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर भी पहले आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे और अगर आपके अंदर उन्हें कोई प्रॉब्लम मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपके इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं। अब ये आपका प्लीज नेक्स्ट करिए। जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा तो उसके बाद फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके ऊपर फर्दर डिसाइड होता है कि ये गिल्टी जो है वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है या ये वाकई कैंसर भी है या सिर्फ सिंपल सी गिल्टी है जिसको जस्ट ऑपरेट करके या निकाल दिया जाएगा। अब इसका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन वाला स्टेप है वो है बायोप्सी। नेक्स्ट करिएगा प्लीज। बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि या तो एक नीडल के जरिए थोड़ा सा टिश्यू निकाल लिया जाता है और उसको एग्जामिन करते हैं पैथोलॉजिस्ट और आपको बताते हैं कि ये किस किस्म का कैंसर, और उसके बाद आपका डॉक्टर जो है या ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करता है। या ये एक्सीजनल बायोप्सी भी हो सकती है, छोटा सा कोई ट्यूमर था, कोई रसोली थी, उसको पूरे का पूरा निकाल के एग्जामिन कर लिया जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें फर्दर क्या करना है, कितना निकालना है, किस तरह की बायोप्सी होगी, ये आपका डॉक्टर जो है वो उस वक्त आपको एग्जामिन करके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा और प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जब आप डायग्नोसिस तक पहुंच गए हैं, डॉक्टर के पास आप प्रेजेंट किए हैं और डॉक्टर ने आपको एग्जामिन कर लिया, आपकी बायोप्सी हुई है, उसके ऊपर डिसाइड हो गया कि इट्स कैंसर और इसकी क्या स्टेज है, तो उसके मुताबिक फिर आपके ट्रीटमेंट जो है वो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो सर्जन पहले उसकी सर्जरी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे जिसके अंदर कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है और कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं और ये समटाइम्स थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर स्टेज 1 और 2 के अंदर हो गया है, आपका ट्यूमर जो है वो टोटली कंप्लीटली रिसेक्टेबल था, सारे के सारा ट्यूमर निकल गया है, तो फिर फेयर चांसेस हैं कि आपकी जो ट्रीटमेंट जब कंप्लीट होगी तो आप उसके बाद एक बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजारने के काबिल होंगे। 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 98% है अगर आप इसको स्टेज 1 और 2 के अंदर डायग्नोज करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है। ये जितनी भी डिस्कशन अभी तक हमने की है ये तो उन लोगों के बारे में थी कि जिनके अंदर आपने उन पेशेंट्स ने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किया, वो उसको डायग्नोज करने में कामयाब हो गए, डॉक्टर के पास चले गए, टाइमली चले गए, उसको ट्रीट कर दिया गया। अब जो मेन हमारा मकसद है इस सारी डिस्कशन का वो ये है कि हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं। इस बीमारी को हम ऐसे क्या इकदामात हैं जिनको हम करें तो पेशेंट्स जो हैं इस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके अंदर जो सबसे ज्यादा अहम है वो है सर्विलेंस या स्क्रीनिंग। इसके अलावा क्या है, रिस्क रिड्यूसिंग स्टेप्स। और तीसरी चीज ये है कि आप कोई कीमो प्रिवेंशन ले रहे हैं या फिर आप कोई प्रिवेंटिव सर्जरी कर देते हैं। अब हम 1 by 1 देखते हैं कि सर्विलेंस में हम क्या कर सकते हैं। सर्विलेंस जो है वो इसका सबसे अहम स्टेप है जिसके जरिए आप लोगों के अंदर इस कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने में कामयाब हो सकते हैं।
कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे कि अब पहले हमने जिक्र किया कि 2 तरह का कैंसर है, एक स्पोरेडिक होगा और दूसरा जो है वो जेनेटिक म्यूटेशंस के साथ होगा। तो जो स्पोरेडिक है उसके लिए तो हमें ये करना है कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक एज है जिसके ऊपर आप उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते, सर्विलेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो स्पोरेडिक कैंसर की जो मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन थी वो हमने बात की कि वो 61 ईयर्स है। तो जनरली हम 40 साल की उम्र के ऊपर की जो खवातीन हैं उनके अंदर ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनिंग किन किन चीजों के जरिए हम कर सकते हैं? स्क्रीनिंग का सबसे पहला तरीका तो अभी हमने जो पहले डिटेल से डिस्कस किया वो सेल्फ एग्जामिनेशन है। सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। और फिर अगर ओल्डर एज की जो खवातीन हैं उनके अंदर सोनोग्राफी के जरिए स्क्रीनिंग की जाती है। और एक जो बहुत इसके लिए इम्पोर्टेंट तरीकेकार है ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करने का, वो है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एक्सरे जिसके अंदर आपके ब्रेस्ट का जो है डिटेल्ड एक्सरे किया जाता है और उसको फिर एनालाइज करते हैं आपके डॉक्टर। और उसके मुताबिक फिर आपका जो कैंसर है वो, अगर खुदा ना खास्ता कोई रसोली या कैंसर आपके ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर है तो वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर डायग्नोज हो सकती है। इवन वो रसोलियां और कैंसर जो कि आपको फिजिकली महसूस नहीं हो रहे, वो भी आप इसके जरिए डायग्नोज कर सकते हैं। ये बहुत कोई महंगा टेस्ट नहीं है, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन इट्स क्वाइट चीप। और इसको फर्दर सर्विलेंस को एनहांस जो है वो एमआरआई के जरिए भी किया जा सकता है। वो भी आपको हेल्प कर सकता है इसकी स्क्रीनिंग के दौरान। नेक्स्ट करिएगा प्लीज। ओके, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रिवेंशन इज रिस्क अवॉइडेंस। पहले हमने ये डिस्कस किया कि एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर के डेवलप होने के लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ओबेसिटी या आपका ओवरवेट होना। अगर आप खातून हैं और ओवरवेट है, आपका बीएमआई ज्यादा है, तो आपके अंदर जो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है उसकी निस्बत ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, अपने रूटीन के अंदर एक मॉडरेट एक्सरसाइज जो है और हेल्दी डाइट को अगर ऐड कर लें तो आप इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें कीमो प्रिवेंशन हो सकती है, लाइक टेमोक्सिफेन कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड अदर स्टेप्स इन प्रिवेंशन आर नेक्स्ट प्लीज सर्जरी दैट में इंक्लूड ओफोरेक्टमी और मेस्टेक्टमी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम सर्विलेंस के मुतालिक बात करते हुए हमें बहुत जरूरी है मेंशन करना कि ये तो सर्विलेंस उन लोगों की हमने बात की कि जो स्पोरेडिक कैंसर की हम बात कर रहे हैं कि 61 ईयर उनकी मीन एज थी, 40 साल की उम्र से हमने उनको स्क्रीन करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी फैमिली के अंदर ऑलरेडी कोई पेशेंट मौजूद है कि जो कि जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, वो अंडर ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा चुका है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके जो आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि भाई हमारी फैमिली के अंदर कोई पेशेंट पहले डायग्नोज हुआ और फिर हमारे टेस्टिंग्स हुई और हमारी फैमिली में BRCA1 और 2 म्यूटेशन पाई जाती है। तो इन लोगों की सर्विलेंस जो है वो बाकियों की निस्बत थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव होती है। एग्रेसिव किस तरह से होती है कि अब आपके पास जो पेशेंट जो इंडेक्स पेशेंट है जो फैमिली में पहले कैंसर के साथ आया था, उसके अंदर वो जिस एज के ऊपर प्रेजेंट किया है तो उसके खानदान की बाकी जो खवातीन हैं, उनकी बेटियां हैं, बहन है, बहन की बेटियां हैं, उनके अंदर जो है उस खातून के अंदर प्रेजेंट होने की एज से 10 से 15 साल पीछे चले गए आप। लाइक अगर वो खातून 40 साल की उम्र में कैंसर के साथ प्रेजेंट की है तो उसके बाकी जो रिश्तेदार खवातीन हैं उनके अंदर आप तकरीबन 30 या 25 साल की उम्र के अंदर उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे। और स्क्रीनिंग इसी तरह से होगी कि आप उसको एनुअली या हर 2 साल के बाद मेमोग्राफी के लिए बुलाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई नॉर्मेलिटी नजर आती है तो उसको टाइमली और क्विकली ऑपरेट करके या जैसे भी उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर डिसाइड करे तो उसके मुताबिक हमें चलना है। सो ये एक लेआउट था, बेसिक्स था लेआउट, ताकि जो हमारी आम खवातीन हैं वो अपने आप को किस तरह से असेस कर सकती हैं और अगर उनके अंदर उन्हें पर्सनली कोई प्रॉब्लम नजर आती है
तो वो डॉक्टर के पास जाएंगी और डॉक्टर के पास जाने के बाद उनका फर्दर क्या प्रोसीजर्स होंगे. I hope this session was helpful for all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you You're so welcome. much, ma'am. You have served with more than what we imagined to have. Thank you so much. You are most welcome. You are Thank most welcome. Thank you, ma'am. Participants, the event has been terminated. Thank you for your participation.